नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के बारे में और समझेंगे कि लीवर का फंक्शन क्या होता है, लीवर से बाइल जूस किस तरह सिक्रेट होता है, इसमें गॉल ब्लैडर कैसे क्यों लगा होता है, इसका काम क्या होता है या लीवर की पोजीशन क्या होती है, इसका कलर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। यानी अगर हम बात कर लें इसकी फुल एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी के बारे में, तो आज हम समझने वाले हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या है और इसकी फिजियोलॉजी के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो ये कि अब अभी कुछ दिन से मुझे कुछ कमेंट आए लोगों के, कुछ सजेशंस आ रहे हैं कि मेरी जो वीडियो है या मेरे जो लेक्चर्स पुराने तक आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों मैंने एलिमेंट्री कैनाल पे बनाया, सैलिवरी ग्लैंड पे बहुत सारी चीज़ों पे मैंने लेक्चर दिया है जो अब तक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे लेक्चर्स रहे हैं। तो उसमें मैंने लोगों के कमेंट ये थे कि वो 1 घंटे के लेक्चर हो जा रहे हैं जो थोड़े से ज़्यादा लेंदी हो जा रहे हैं। लेंदी इन द सेंस कि जो भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे नए नए टर्म्स आते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे पुराने का मतलब है कि जो लोग पहले से पढ़े हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टर्म्स पहली बार सुनने में आ रहे हैं, इसलिए उनको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। होता क्या है कि मैं 1 घंटे जब क्लास लेता हूँ उसमें बहुत सारे नए टर्म्स आ जाते हैं, उन सभी को नोट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको बहुत टाइम तक मेमोराइज़ करना आसान नहीं होता है। इसलिए मैंने आपसे डिसाइड किया है कि मैं आगे की जितनी भी वीडियोज़ आने वाली है, इनफैक्ट ये जो वीडियो लीवर की आज शूट हो रही है, ये वीडियो भी आगे चल के वो 15 से 20 मिनट की होगी। अगर कोई टॉपिक थोड़ा लंबा जाता है तो मैक्सिमम आधे घंटे तक वीडियो आपसे आएगी। यानी कि जितनी भी वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है मेरी, वो सारी की सारी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होंगी किसी भी कीमत पे। हाँ, ये हो सकता है कि 15 मिनट की हों या 20 मिनट की हों, मतलब मैं शॉर्ट में ही काम समझाने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ मैं इसका ध्यान रखूँगा कि कोई भी टॉपिक ना छूटे। वो कैसे होगा, वो इस तरह से मैंने सोचा है कि अगर जो भी वीडियोस आएंगी, जैसे मान लीजिए लीवर में पढ़ा रहा हूँ, तो लीवर आपको पता है एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बाइल जूस का सिक्रेशन है, सारी चीज़ों के फंक्शन है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन है, इसके जो सेल्स हैं उनके फंक्शन है, किस सारी चीज़ें मैं आपको बतानी है। तो ये 1 घंटे के लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो सकती, या आपको भी पता है। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि इन टॉपिक को, जो भी टॉपिक बड़े होंगे उनको 2 से 3 लेक्चर्स के लेंगे, या जैसे भी जिस तरह से टॉपिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है मैं 1 से 2 पार्ट या 3 पार्ट में भी उन वीडियो को ले जाऊंगा। तो आपसे जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे वो आधे घंटे से ज़्यादा के नहीं मिलेंगे, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वहाँ पे आप कंप्यूटर के सामने या फिर लैपटॉप या मोबाइल के सामने ही आप आराम से बैठे होते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जब आप ऑफलाइन क्लास, देखिए ऑफलाइन क्लास जो होती है वो बहुत आराम से आप 1.5 से 2 घंटे तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ। इसलिए क्योंकि सामने टीचर पढ़ा रहा होता है, आसपास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक माहौल बना हुआ होता है ना, तो थोड़ा आप एक्टिव रहते हैं। लेकिन आप जब रूम में आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, ईयरफोन मान लिए लगा लिए, तो कुछ देर 15-20 मिनट बाद आप देखते देखते ना आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा रिलैक्स मांगता है, वो कहता है कि भाई थोड़ा रिलैक्स दे दो, फिर उसके बाद काम करते हैं। तो ऐसे में मैं लगातार 1 घंटे तक पढ़ा रहा हूँ। आप सोचते हो कि नहीं वो टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, तो आप लगातार देखे जा रहे हो, लेकिन आपका जो ब्रेन है ना वो 15 से 20 मिनट बाद वो बंद हो गया, वो रुक गया, वो उसने कहा कि भाई अब नहीं समझ मिलेगा। आप पढ़ लोगे, ठीक है, आप नोट भी कर लोगे, लेकिन आप उसको याद नहीं कर पाओगे, उसको मेमोराइज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपसे जितने वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी आधे घंटे के अंदर अंदर होंगी। ठीक, जिन भी स्टूडेंट को इस बात से प्रॉब्लम है वो प्लीज़ मुझे लिखें, मैं कुछ ना कुछ और तरीका ढूंढूंगा। फिलहाल तो अब से मैंने यही डिसाइड किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपिक छोड़ने वाला हूँ, टॉपिक सारे कवर होंगे जैसे अब तक कवर हो रहे थे सारे ही, कि आप मेरी वीडियो कोई भी देख के जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 1 से 2 पार्ट में आएंगे, ताकि आपको सारे टॉपिक, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक को कवर करना आसान नहीं है, समझाना भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है, नए टर्म्स को याद कराना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। तो इसलिए अब से पार्ट्स में वीडियो आ सकती हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना कीजिए, बस मन से पढ़िए। ठीक है, आइए हम यहाँ देखते हैं। बात करें अगर लीवर के बारे में, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली इस तरह का हमारा लीवर होता है। और लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर एक तरह की ग्लैंड होती है। ग्लैंड इन द सेंस, मैंने आपको जब सैलिवरी ग्लैंड, जो मेरा पिछला लेक्चर भी आया था, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देख लें, ताकि आप और अच्छे से इस ग्लैंड के बारे में समझ पाएँ। मैंने वहाँ डिटेल में बताया है ग्लैंड किसे कहते हैं। तो ग्लैंड, मैं यहाँ भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ। ग्लैंड एक्चुअली अगर बात करें तो ग्लैंड वो आकृति होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जहाँ से किसी चीज़ का सिक्रेशन हो। ठीक है, चाहे वो हार्मोन का सिक्रेशन हो, चाहे वो एंजाइम का सिक्रेशन हो, चाहे किसी तरह के लिक्विड का सिक्रेशन हो, यानी कि सिक्रेशन होना चाहिए जिसमें से कुछ निकल रहा हो, उसको बोलते हैं ग्लैंड। तो बेसिकली जो हमारा लीवर होता है वो भी बहुत चीज़ों का सिक्रेशन करता है। उसमें बेसिक तो बाइल जूस होता है, ठीक है, आपको सभी को पता है बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, लेकिन उसके साथ में बाइल जूस में बहुत सारी चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं।
अगर हम बात करें सिर्फ बाइल जूस की, तो बाइल जूस अकेला नहीं निकलता है ना, उसमें बाइल सॉल्ट होता है, उसमें बहुत सारी जैसे बिलिरुबिन, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें जुड़ी होती है। मैं अगर अभी बताऊंगा तो फिर टॉपिक दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ों का, हार्मोन का, एंजाइम का, बहुत सारे जूसेस का सिक्रेशन, बहुत सारे केमिकल का सिक्रेशन होता है। और साथ ही साथ वो स्टोरेज का भी काम करता है, मतलब कि जो ग्लूकोज, आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो लीवर अपने पास स्टोर कर लेता है। फिर जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो जो है फिर से वो रिलीज़ कर देता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में फिर से रिलीज़ कर देता है। तो उसके लिए भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तब भी एक नया हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इन सभी के बारे में भी समझने वाले हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा ऑर्गन भी है और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन भी है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब जो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका कहीं ना कहीं इसके अंदर फूड नहीं जाता, लेकिन ये अलग से लगा होता है ताकि हमारे डाइजेशन में अच्छे से हेल्प कर सके और डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। यानी एक तरह से अगर कह लें कि जो डाइजेशन में जो मेटाबॉलिज्म होती है, डाइजेशन की मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, अगर ग्लैंड के रूप में अगर इसको लीवर को हटा दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगी और फूड का डाइजेशन मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो बाइल जूस होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्ड से हार्ड सब्सटेंस को, जैसे कि फैट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, प्रोटीन होती है बहुत सी हार्ड होती हैं, उन सभी के डाइजेशन में बाइल जूस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए ये एक बड़ा ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इसको मान सकते हैं। साथ ही साथ इसे एक बड़ी ग्लैंड, या यूं कह लें कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड भी इस लीवर को कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे सिक्रेशन होता है। आपको पता है कि जिन चीज़ों से किसी चीज़ का सिक्रेशन हो, किसी आकृति से, किसी स्ट्रक्चर से, हार्मोन का, एंजाइम का, किसी जूस का सिक्रेशन होता है तो उसे हम ग्लैंड कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आते हैं कि इसकी जो शेप है, ठीक। अब यहाँ देखिए आप, इसको शेप है, यहाँ पे ये चौड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पतला दिख रहा है, तो आपको ये दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल जैसा है, मतलब एक कोन जैसा शेप है। आपने कोन पढ़ा होगा, ठीक है, कोन आपको पता होगा, आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन जैसा होता है, एक चौड़ा होता है फिर पतला जाता है। तो ऐसे ही कोनिकल शेप होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि इसका जो शेप होता है वो बेल लाइक या कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने बेल बताया, घंटी, जो घंटी होती है जो मंदिरों में लगी होती है, उसका भी स्ट्रक्चर कैसा, वो कोनिकल होता है। तो या तो आप बेल जैसा स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फिर इसको कोन जैसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि लीवर की पोजीशन क्या होती है हमारे शरीर में। लीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो पेट होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में लीवर सबसे ऊपर होता है और दाहिने तरफ होता है, यानी कि जो लीवर की पोजीशन है एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर और राइट साइड में होती है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ राइट साइड में नहीं होता, ये ऐसे लंबा सा, क्योंकि देख रहे हैं आप, ये लंबा सा ऐसा होता है, ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो राइट साइड में होता है और ये जो हिस्सा है वो लेफ्ट साइड में होता है। देखिए यहाँ पे, मैं आपको यहाँ में दिख रहा होगा फेस, यहाँ पे मेरे एब्डोमिनल कैविटी दिख रहा होगा, यहाँ से लीवर स्टार्ट होता है, यानी कि ये जो बड़ा वाला चौड़ा वाला हिस्सा है ये वाला, ये यहाँ पे होता है और इधर से आकर के ये इधर चला जाता है, मतलब लेफ्ट साइड में चला जाता है। तो ये जो ये एंड वाला जो पोर्शन है, ये जो कोन वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट साइड में होता है, इसके नीचे ही स्टमक लगा हुआ होता है, ठीक। यहाँ पे पैंक्रियाज लगा होता है, जब आगे पढ़ाएंगे तो पैंक्रियाज को भी जोड़ेंगे, पैंक्रियाज को बताएंगे कि पैंक्रियाज क्या काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी पोजीशन की बात कि ये एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर और राइट साइड में उपस्थित होता है। हाँ, एक और चीज़ बात कर सकते हैं कि अगर दूसरे कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो डायाफ्राम होता है, आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायाफ्राम। मैं जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा वहाँ मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो एक स्ट्रक्चर होता है जो जो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है ताकि वो लंग्स को एक्सपैंड कर सके और जो है सिकोड़ सके, ताकि वो जो है आराम से उसकी एयर जो है बाहर निकल सके और अंदर जा सके। तो डायाफ्राम जो होता है वो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, वो लंग्स के जस्ट नीचे लगा होता है और लंग्स के जस्ट नीचे डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के जस्ट नीचे ये लीवर लगा हुआ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायाफ्राम से जस्ट नीचे और एब्डोमिनल कैविटी से जस्ट ऊपर राइट साइड में लीवर की पोजीशन होती है। तो ये तो हो गई बात पोजीशन की। अब बात करें अगर इसके वेट के बारे में, देखिए कुछ जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बात अगर करें वेट के बारे में तो इसका जो वेट होता है वो मैं यहाँ लिख दूँ, ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, 1500 ग्राम।
1500 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लगभग 1500 ग्राम होता है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 1.5 केजी, ठीक है, 2 केजी तक, मतलब 1.5 से या 1.5 किलो से 2 किलो के लगभग होता है। इसके बीच में ये वेरी कर सकता है, मैन टू मैन वेरी कर सकता है। मैंने बताया था कि बॉडी साइज के अकॉर्डिंग जो है या बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है इसकी साइज घटती बढ़ती रहती है। so, जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन है सबकी ऐसी होती है। अगर हम बात करें बॉडी वेट के कंपैरिजन में, ये मानकर थोड़ा चल नहीं रहा है, बॉडी वेट के कंपैरिजन में कहें तो ये 2% ऑफ द फुल बॉडी वेट। अगर हम बात करें बॉडी वेट के कंपैरिजन में, तो ये बॉडी वेट के कंपैरिजन में, यानी कि अगर हमारी बॉडी का वेट 100 केजी है तो ये जो लीवर है वो लगभग 2 केजी का होगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं, लगभग 2 केजी का, ठीक है। तो यहाँ में लगभग, ठीक है, तो ये बॉडी वेट का लगभग 2% होता है। अब इसको अगर हम मैं पेन चेंज कर लूँ, मेरा मार्कर थोड़ा खत्म हो गया। अगर हम इसको पाउंड में बात करें तो पाउंड में यहाँ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा होगा, आई होप। पाउंड में बात करें तो 3 पाउंड के लगभग इसका वेट। आप कहोगे इतनी सारी डिग्रीज में बताने की क्या है। देखिए इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं और इस पे भी क्वेश्चन, यानी कि अगर आपसे ग्राम में क्वेश्चन पूछता है कि बॉडी वेट, लीवर का जो वेट है वो ग्राम में कितना होता है, तो आप 1500 ग्राम बता सकते हैं। अगर केजी में आता है तो आप तो कन्वर्ट कर ही लोगे, ठीक है। हालांकि आप पाउंड में भी कन्वर्ट कर लोगे तो आपने पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। लेकिन अगर बॉडी वेट के बारे में आता है कि बॉडी वेट की कंपेरिजन में कितना % होता है इसका वेट, तो इस लीवर का वेट बॉडी वेट की कंपैरिजन में 2% लगभग होता है। यानी अगर आपकी बॉडी 100 केजी की है तो ये 2 केजी का होगा, अगर आपकी बॉडी 50 केजी की है तो ये 1 केजी का होगा लगभग, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक, इसमें कोई। तो ये तो बात हो गई इसके वेट के बारे में, इसके मैंने शेप के बारे में बता दिया आपको, वेट के बारे में बता दिया। अब इसके कलर में बात कर लेते हैं। इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, यानी कि अगर इसके कलर की बात करें हम तो आप रेडिश ब्राउन आपने देखा होगा, मतलब एक ब्राउन कलर लीजिए उसमें रेड कलर मिला लिए थोड़ा सा, तो वो रेडिश ब्राउन का आपको पता है भूरा रंग, उसमें थोड़ा सा लाल, मतलब हल्का लाल और भूरे रंग का मिक्सचर होता है ये लीवर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी में किस तरह से होता है। अगर मैं हाथ को, अपने पाम को मैं मान लेता हूँ लीवर है, तो ये जो लीवर आपको ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ये एक्चुअली में ऐसे नहीं रखा है, ये ऐसे रखा हुआ, ऐसे करके, मतलब ये गहरा वाला जो पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मेरे स्टमक को देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में आपका स्टमक होता है, उसके इधर साइड में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन लगा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन लगा होता है, यहाँ पे स्टमक लगा हुआ होता है, यहीं पे पैंक्रियाज लगा हुआ होता है, ठीक। अभी मैंने यहाँ नहीं बताया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर ये ऐसे फूला हुआ सा रहेगा तो हमेशा ही जब आप रनिंग करेंगे या फिर और भी कोई काम करेंगे तो ये टकराएगा, तो टकराए नहीं तो उसके लिए ऐसे ऊपर से कवर्ड होता है। मतलब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग है। ये जो हिस्सा है वो पीछे का हिस्सा है, मतलब ऐसे करके ऐसे टर्न होता है, मतलब टिल्ट होता है, ऐसे आकर के ऐसे टर्न होता है। तो ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा, ठीक। एक और बात, ये जो लीवर होता है, लीवर में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये मैंने गॉल ब्लैडर बनाया हुआ, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो जो गॉल ब्लैडर होता है, अगर मैं क्योंकि देखिए पोजीशन की बात हो रही है तो यहाँ पे इसको समझ लेना जरूरी, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है वो आगे के पोर्शन में नहीं जुड़ा होता है, यानी कि ये लीवर ऐसे होता है, मतलब अगर मैं बात करूँ ये मान लीजिए ये बॉडी स्ट्रक्चर है तो इस तरह से मान लेते हैं, देखिए तो ऐसे ढका होता है, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा, मतलब ऐसे पीछे की तरफ से आगे की तरफ आता है, ठीक है, ऐसे ढका होता है। तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो कहीं नीचे, मतलब यहाँ पे ये जो गॉल ब्लैडर है वो कहीं नीचे की तरफ से लगा हुआ होता है, ठीक। ये तो बात हो गई गॉल ब्लैडर की पोजीशन की और इसका शेप किस तरह से होता है एग्जैक्टली, मतलब ये समझ में आया आपको। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी इसको, लेकिन मैं फिर भी आपको समझ में आ सके एकदम एग्जैक्टली अच्छे से। आप गूगल कर लीजिएगा, है ना, तो आपको मालूम हो जाएगा किस तरह से होता है, मतलब इस तरह से शेप होता है, ठीक। अब समझते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, या हम बात करें कि लीवर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम इसके डिवाइडेशन की बात करें या कितने पार्ट में होता है तो वो होता है 4 पार्ट में, ठीक है, या मैं इस तरह लिख दूं 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आप कहोगे यहाँ तो 4 पार्ट दिख नहीं रहे हैं, देखिए जब हम फ्रंट साइड से या एंटीरियर पोजीशन से देखते हैं, जब हम एंटीरियर पोजीशन से देखते हैं तो इसके 2 पार्ट दिखाई देंगे। यहाँ मैंने डिवाइडेशन की कोशिश की है यहाँ बनाने की, हालांकि मैं अभी बताऊंगा ये ब्लू कलर का मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब। लोब बेसिकली इसके जो डिवाइडेशन होता है, जिसके पार्ट होते हैं लीवर के, उसको लोब बोलते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर कर लीजिए। तो जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं राइट लोब, क्योंकि ये राइट साइड में होता है,
और जो छोटा वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं लेफ्ट लोब, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है। यानी कि जो बड़ा पोर्शन है वो राइट साइड में उपस्थित होता है, इसलिए इसको राइट लोब बोलते हैं। और जो छोटा पोर्शन है, ये जो छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लू के आगे वाला, ये छोटा पोर्शन है, इसलिए इसको ये लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट लोब। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने बताया कि नीचे के साइड में गॉल ब्लैडर लगा होता है, तो ये बेसिकली हमारा गॉल ब्लैडर है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है गॉल ब्लैडर। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे डक्ट किस तरह से काम करते हैं या बाइल जूस का सिक्रेशन किस तरह से होता है, वो धीरे धीरे आगे देखते रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर और दिख रहे होंगे। हाँ, अब ये देखिए ब्लू कलर के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में एक तरह का लिगामेंट होता है। लिगामेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे ये दोनों, हाँ एक ही मैंने नहीं बताया आपको, फ्रंट साइड से यानी कि एंटीरियर साइड से आप जब देखेंगे तो ये दो साइड्स में होता है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, यानी कि एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। लेकिन जब आप इसको पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो आप पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे एक रफली एक डायग्राम बना दूं। ठीक है, जब आप इसको एंटीरियर पार्ट से देखेंगे तो इसको दो लोब दिखाई देंगे, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। मैंने वहाँ नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना, तो मिटाना पड़ता मुझे। तो राइट लोब जो होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। ठीक, अगर हम पोस्टीरियर साइड से यानी कि पीछे की साइड से देखें, जहाँ पे ये गॉल ब्लैडर आकर के जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे बेसिकली इसके दो पार्ट और होते हैं। ठीक है, इसी बड़े वाले पार्ट में ही दो पार्ट और जुड़े होते हैं, यानी कि दो लोब्स और होते हैं, यानी कि एक लोब ये और एक लोब ये। तो अगर पीछे की तरफ से देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि लीवर के 4 लोब में इसको डिवाइड किया जा सकता है, या इसे 4 लोब्स में बांटा जा सकता है। अब ये तो हो गई पार्ट के बारे में बात। ठीक, यहाँ मैं इसको मिटा दूं। देखिए मैं मिटा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको फिगर क्लियर रहे, क्योंकि लीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब समझिए, देखिए यहाँ मैंने बताया कि ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ जो लगा हुआ है, बेसिकली इसी के नीचे इन दोनों लोब्स का ज्वाइंट होता है। जॉइंट पे जितने भी ऑर्गन्स या फिर जितने भी जो वेन होती है, आर्टरीज होती हैं, या जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, वो आकर के इसी जॉइंट पे ही बेसिकली जुड़ते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी कोई हार्म ना पहुंचे उसके लिए, ये ब्लू कलर का नहीं, ये वाइट कलर का एक, जब रियल आप लीवर देखेंगे तो उसमें वाइट कलर की एक लाइनिंग यहाँ पे लगी हुई होती है, एक तरह का लिगामेंट होता है। ठीक है, इस लिगामेंट को बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये जो लिगामेंट है, ये ऊपर से आपको दिख रहा है कवर होगा, वो पीछे से भी कवर किया रहता है। तो ये मतलब जो जॉइंट जहां पे होता है या जहां पे दोनों लोब्स आपस में जुड़ते हैं, उस जगह पे जो जॉइंट होता है, यहाँ पे जो दरार जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको कवर करने के लिए, कवर क्यों करता है? ताकि जो भी चीज़ें आकर के यहाँ जुड़ी हैं, चाहे वो आर्टरीज हों, चाहे वो वेन्स हों, चाहे वो नर्व सेल्स हों, चाहे वो गॉल ब्लैडर के जो डक्ट है वहाँ पे आके जुड़ते हैं, ताकि यहाँ पे सेफ रहे, इसलिए इसके ऊपर एक लिगामेंट एक तरह की मसल होती है। जब हम मसल के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे लिगामेंट के बारे में। तो एक तरह की लिगामेंट एक मसल होती है, तो ये मसल एक यहाँ पे लगी हुई होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने बता दिया आपको फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के बारे में। अब यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की और रेड कलर की दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हूँ। बेसिकली मैंने ये अलग अलग कलर में इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने यहाँ पे दो चीज़ों में डिफरेंस बताने की कोशिश की, इसलिए मैंने बनाया। देखिए अब रेड वाले की अगर बात करें, रेड वाले की अगर बात करें तो आपको पता है, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो हार्ट होता है। ठीक, हार्ट से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है पूरे बॉडी में जाने के लिए, तो जिस आर्टरी से निकलता है उसको बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं इसको? एओर्टा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आर्टरी निकलती है, जो आर्टरी निकलती मतलब कि जो बेसिकली जो आर्टरी निकलती है हार्ट से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकलती है, उसको बोलते हैं एओर्टा। तो बेसिकली ये जो रेड कलर की जो ये आपको लाइनिंग दिख रही है, ये एक आर्टरी है जिसको बोलते हैं एओर्टा।
अब ये आर्टरी जब यहाँ लीवर के पास आती है, लीवर में जब जुड़ने लगती, मतलब लीवर की तरफ ये फैल जाती है। मैं इसको रेड कलर से बनाऊं ताकि आपको डिफरेंस क्रिएट हो सके यहाँ पे, ठीक है। जब ये आर्टरी लीवर में जाके जुड़ती है तो इसी को बोलते हैं हेपैटिक आर्टरी, हेपैटिक आर्टरी। मैंने नोटिफिकेशन पहले नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा हो जाता ना, दिक्कत होती है आपको। तो ये जो आर्टरी है, मतलब ये जो एओर्टा है जो हार्ट से निकला है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि जो हेपैटिक आर्टरी होती है इसमें ब्लड कैसा होता है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ये ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है, ठीक। तो ये आप जब आ करके देखिए, पहले ये एओर्टा होता है, ये नॉर्मल आर्टरी होती है जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जैसे ही ये लीवर से आके अटैच होता है तो ये बन जाता है हेपैटिक आर्टरी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब ये हेपैटिक आर्टरी मैं यही बता दूं, मैं आगे बताने वाला था कि यही बता दूं। अब ये हेपैटिक आर्टरी जैसे ही इसके सेल्स में, भाई ये जो ऑर्गन है वो सेल से बना हुआ होता है, ठीक। मैं भी आपको बताने वाला हूं जो किस सेल से बना होता है, किस सेल्स काम करती हैं। तो जैसे, क्योंकि भाई आर्टरी जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हर एक सेल्स तक जाएगा ताकि हर एक सेल को एनर्जी मिल सके। हर एक सेल्स में जाने के लिए जो अपने सब ब्रांचेज में ये डिवाइड होता है, तो यहां उसको बोलते हैं हेपैटिक आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल, ठीक है। समझिए, ये टर्म अभी एक बार फिर से आएगा जब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर इसका, जब सेल का डायग्राम आपको बताऊंगा, वहां भी ये हेपैटिक आर्ट्रियोल आपको जानने को मिलेगा। मैं यहां इसलिए बताऊं ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। देखिए, अब ये जो एओर्टा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, ठीक। आर्टरी होती है नॉर्मल, जैसे ही लीवर से कनेक्ट होती है, जब लीवर से जाके जुड़ने लगती है तब इसको बोलते हैं हेपैटिक आर्टरी, ठीक। अब ये हेपैटिक आर्टरी जब सेल्स में जाने के लिए अपने सब डिविजन्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि सब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, मतलब पतली पतली, बहुत पतली पतली, भाई सेल्स तक जाना है तो बहुत पतली पतली ब्रांचेज बनानी पड़ेगी। तो बहुत पतली पतली जब ब्रांचेज में ये डिवाइड हो जाती है तब इसको बोलते हैं हेपैटिक आर्ट्रियोल। अब जो सेकेंड टर्म आता है वो आता है, आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, इसको मैं ब्लैक कलर से ही बनाऊं ताकि आपको क्लियर रहे। ब्लैक कलर की यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, ये बेसिकली होती है इसको बोलते हैं, देखिए मैंने बताया कि जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है ये आर्टरी है। आर्टरी कौन सी? जो हार्ट से निकलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एओर्टा। जब हार्ट से निकलती है इसको बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा ही होती है जो आकर के लीवर में जुड़ती है, जब लीवर में जुड़ती है तो इसको बोलते हैं हेपैटिक आर्टरी, ठीक। हेपैटिक आर्टरी की जब डिवीजन होता है तो वो सब क्या कहते हैं उसको, हेपैटिक आर्ट्रियोल बन जाता है, ठीक। ऐसे ही ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेसिकली एक वेन है। ये वेन, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट से दो चीज़ें जुड़ी हुई होती है, एक होती है वेन और एक होती है आर्टरी। जो आर्टरी हार्ट से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं एओर्टा, और जो वेन जाकर के हार्ट से जुड़ती है, यानी कि वापस से जो ब्लड को लेके जाती है हार्ट से जुड़ती है, उसको बोलते हैं इंफीरियर। मैं नीचे लिख दूं, समझिए, यहां पे लिख देता हूं, इंफीरियर वेना केवा, यहां लिख दूं, ठीक है। उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, यानी कि ये जो आपको वेन दिख रही है ये है इंफीरियर वेना केवा, ठीक। इंफीरियर वेना केवा जब अंदर एंटर करती है, किसके? लिवर के अंदर जब एंट्री करती है तब इसी इंफीरियर वेना केवा को बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल वेन। मैं दूसरा कलर ले लूं, इसमें ब्लैक हटा ही दूं। देखिए, जब ये इंफीरियर वेना केवा, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दूं IV वेना केवा, IVC, ठीक है। ये होती है वो इंफीरियर वेना केवा जो हार्ट में जाती है, जो जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसमें कैसा ब्लड होता है। देखिए, जब ये इंफीरियर वेना केवा लीवर से अटैच होती है तब इसको बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। जब ये इंफीरियर वेना केवा जा करके लीवर से कनेक्ट होता है तब इसको बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल वेन। अब ये हेपैटिक पोर्टल वेन जब भाई सेल्स में ये भी जाएगा, ठीक। सेल्स में जाने के पीछे रीजन क्या है कि जो इंफीरियर
वेना केवा है या जो ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, वो थोड़ा सा CO2 को कैरी करता है। साथ ही साथ ये उन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है जो डाइजेशन में हमने अब्जॉर्ब किया है या हमारी बॉडी ऑर्गन ने अब्जॉर्ब किया है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो। बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन या जितना भी अब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में हुआ रहता है, न्यूट्रिएंट्स जितने हमने अब्जॉर्ब किए होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इस वेन के थ्रू हमारे लीवर में जाते हैं ताकि हमारे लीवर को आगे फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और ज़्यादा बाइल जूस सिक्रीट करने के लिए। ठीक, आप समझिए, इतना बात क्लियर हो गई कि जो वेन होती है इसमें क्या होता है, आर्टरी थी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता था। जो वेन है उसके अंदर ऐसा ब्लड होगा जो न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगा। तो न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगा इसका मतलब ये है कि ये भी सेल तक जाएंगे, इनफैक्ट ये सेल के अंदर तक जाएंगे। तो ये जब ये लीवर से अटैच होता है तब इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन जब वो सेल्स की तरफ जाता है या सेल्स में जाने के लिए जब वो डिवाइड होता है, ठीक है ना, जब ये सब ब्रांचेज में डिवाइड होता है तब इसको बोलते हैं पोर्टल वेन्यूल। यहां पे शायद दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन्यूल। आगे फिर से आपको अभी स्ट्रक्चर मिलेगा जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगा तब, लेकिन मैं यहां पे फिर से बता दूं क्योंकि मैंने आर्टरी बताई तो मैंने वेन भी बता दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोर्टल वेन्यूल, उसको बोलते थे पोर्टल आर्ट्रियोल, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन्यूल। अब पोर्टल वेन्यूल जो होता है वो आगे चल करके फिर से डिवाइड होता है जब वो सेल्स के अंदर एंट्री करता है। समझिए, जब ये वेन लीवर से अटैच हुआ तब इसको बोले हेपेटिक पोर्टल वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बुक में भी ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलने वाला है ये, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हेपेटिक पोर्टल वेन तब बोलते हैं जब वो लीवर से अटैच होती है, कौन, इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद जब ये हेपेटिक पोर्टल वेन डिवाइड होती है अपने सब ब्रांचेज में ताकि वो सेल्स तक जा सके, सेल्स तक जा सके, बीमार को ध्यान सुनिएगा, सेल्स तक जाने के लिए जब वो डिवाइड होती है तब उसको बोलते हैं पोर्टल वेन्यूल। लेकिन जैसे ही ये पोर्टल वेन्यूल सेल के अंदर एंट्री करने वाला होता है, ये फिर से डिवाइड होता है सब अपनी सब ब्रांचेज में, तब ये बन जाता है सिनोसॉइड बन जाता है। क्या बोलता है इसको, सिनोसॉइड, यहां पे यू है, सिनोसॉइड बन जाता है, तब इसको बोलते हैं सिनोसॉइड। यानी कि हेपेटिक पोर्टल वेन होता है जब वो लीवर से अटैच होता है, लीवर के अंदर एंट्री करता है सेल्स तक जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं पोर्टल वेन्यूल। पोर्टल वेन्यूल जब सेल्स के अंदर एंट्री करता है, जो वेसल्स होती हैं, वेसल के फॉर्म में जब ये कई सारे ब्रांचेज में बन जाता है, बहुत पतली पतली ब्रांचेज में, ताकि वो सेल्स के अंदर एंट्री कर सके, तब वहाँ इसको बोलते हैं सिनोसॉइड। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा फिर से सिनोसॉइड का फंक्शन क्या होता है जब हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे ये टर्म इसलिए बहुत ज़्यादा कई बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं सेल का स्ट्रक्चर बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ से ही बाइल जूस का सिक्रेशन होगा, वहाँ पे कुफर सेल्स होती हैं, बहुत सारे और सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसको समझने के लिए ये टर्म्स आपको कई बार रिपीटेड होने ताकि आपको समझ में आ सके। ये एक बार सुनेंगे तो आपको शायद भूल जाएगा, ठीक, वहाँ पे फिर से आएगा तो आपको फिर से याद आ जाएगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ा था पहले, तो उसको बोलते हैं सिनोसॉइड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इस पे, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैं ग्रीन पेन ले लूँ, ग्रीन कलर का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बेसिकली गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है ये एक तरह के पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं गॉल ब्लैडर को फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से एक ओवरव्यू दे दूँ आपको। एक तरह का ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है या बैग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, है ना, जिसके अंदर बाइल जूस का डिपोजिशन होता है, यानी कि जो पूरे लीवर में बाइल जूस सिक्रीट हो रहा होता है उसको डिपॉजिट करने के लिए एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें आकर के बाइल जूस आराम से कलेक्ट होता रहता है। और जब हमें जो तो देखिए रीजन क्या होता है कि लीवर लगातार बाइल जूस का सिक्रेशन करता रहता है, ठीक, लीवर क्या करता है, लगातार बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। अगर हम बात करें लीवर एक दिन में कितना बाइल जूस सिक्रेट करता है, तो आप ध्यान रखिएगा, 500 to 1000 ml, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें लीवर के सिक्रेशन की, जो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, तो पूरे एक दिन में ये 500 से 1000 ml या कह लें आधा लीटर से 1 लीटर तक
बाइल जूस का सिक्रीशन कर देता है, ये पूरे दिन में, मतलब पूरे 24 घंटे में। ठीक, अब क्या होता है कि लगातार ये बाइल जूस का सिक्रीशन, क्योंकि लगातार इसमें बाइल जूस बनते रहते हैं और लगातार बाइल जूस का सिक्रीशन होता रहता है। लेकिन बाइल जूस का सिक्रीशन किस लिए होता है? ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके, आराम से डाइजेस्ट हो सके। अब ये जो बाइल जूस होता है, आपको मैंने पढ़ाया है, जब मैं डाइजेशन पढ़ा रहा था मैंने बताया कि बाइल जूस जा करके फूड पे, हमारे काइन पे किस जगह पे लगता है? ड्यूडनम में लगता है। ड्यूडनम छोटी सी होती है। अब छोटे से स्ट्रक्चर में अगर लगातार ये सिक्रीशन होता रहेगा, और हम, आपको पता है कि हम खाना लगातार तो खाते नहीं कि भाई 24 घंटे में खाना ही खा रहे हैं, हम टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, यानी कि काफ़ी समय तक जो हमारा ड्यूडनम होता है वो खाली पड़ा रहता है। ऐसे में जो ये बाइल जूस होता है उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है। अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन लेवल है उसका पीएच के बारे में। ठीक, तो इसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई का मतलब इसका पीएच लेवल बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ये। अब बात करेंगे कि जब ये एसिडिक होगा और ये अंदर ड्यूडनम में, खाली ड्यूडनम में जब उसकी इनर सरफेस पे जाएगा तो वहाँ रिएक्ट करेगा, उसको हार्म पहुँचा सकता है। इसीलिए क्योंकि इसकी सिक्रीशन को, बाइल जूस के सिक्रीशन को हम नहीं रोक सकते, या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम लीवर को कहें भाई ऐसा है अभी खाना नहीं खा रहा हूँ तो शांत बैठे रहो तुम, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो लीवर सिक्रीट करता रहेगा, वो अपने मन की करेगा, वो मानने वाला है नहीं। इसीलिए यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर यानी कि एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है, ताकि इसमें से जो भी बाइल जूस निकले वो इसी ये पाउच जैसे स्ट्रक्चर में या बैग जैसे स्ट्रक्चर में आके कलेक्ट होता रहे, और जो हम खाना खाएं, ठीक है, वहाँ पे एक रिएक्शन होती है उसके थ्रू, ठीक है, जो सीसीके सेल्स होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जब मैं बाइल जूस का पूरा फंक्शन बताऊंगा। तो सीसीके सेल्स होती हैं वो इसको स्टिमुलेट करती हैं, तो यहाँ से फिर बाइल जूस निकल जाता है और जाकर के ड्यूडनम में कान के ऊपर पूरा लग जाता है। ठीक, अब समझते हैं कि ये ड्यूडनम है, इसके साथ में स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। अब ये जो आपको पाइप दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली एक पाइप होती है, मतलब मस्कुलर एक पाइप होती है जनरली। इसकी जो लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है, हालांकि मैं आगे बताने वाला था लेकिन ये बताता हूँ। इसकी जो लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर, कहाँ से? इस जगह से, ये यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ से लेके ड्यूडनम तक, समझिएगा, अगर यहाँ पे ड्यूडनम है तो ड्यूडनम तक, यहाँ से लेके ड्यूडनम तक की इसकी लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, MM, कॉमन बाइल डक्ट, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जो यहां से जॉइंट से लेकर के नीचे की तरफ जाता है और ड्यूडनम तक के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इधर की तरफ एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जाते हुए, इसको मिटा दूं मैं, देखिए स्पेस हो जाएगा ना तो क्लियर रहेगा आपको। मैं यहां भी इसको मिटा दूं, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों में ना तो घोस पोछ हो ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए अब ये आगे बढ़ रहा है, देखिए ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आगे बढ़ेगा लीवर में अटैच होने के लिए। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपको क्लियरली देखिए, बहुत ध्यान से ये पूछा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, यहाँ पे 2 जगह पे डिवाइड हुआ है, उससे जस्ट पहले और यहाँ से इस डिवीजन से बाद, मतलब ये छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हेपेटिक कॉमन हेपेटिक डक्ट। आपको हेपेटिक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा होगा। देखिए लीवर से रिलेटेड जब भी हम जहाँ भी स्टडी इतनी करेंगे तो आपको हेपेटिक वर्ड बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। मैं आपको रीजन बताऊंगा आगे चल करके, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, वैसे भी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, समझिए। तो इसको बोलते हैं, यानी कि जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है जो ड्यूडनम से जाके जुड़ा हुआ होता है, इस जॉइंट तक का ये स्ट्रक्चर 7 सेंटीमीटर का होता है, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है आगे के डिवीजन से पहले, इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। आगे ये 2 ब्रांचे में देखें डिवाइड हो जा रहा है, 2 ब्रांचे में डिवाइड होकर के एक चला जाता है लेफ्ट वाले में, एक चला जाता है राइट वाले में। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो लेफ्ट में जाता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। उसको बोलते हैं क्या, इसको बोले, यहां से लिख देता हूं, देखिए उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और जो राइट में चला गया है उसको बोल देंगे RHD लिख दे रहा हूं, ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट। मैं RHD बार बार वही चीजें लिखने में ना दिक्कत होती है, देखिए।
तो जो ऊपर की तरफ गया, जो लेफ्ट की तरफ चला गया, उसको बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। लिख ही दूं मैं, रुकिए, मैंने मिटा दिया, हेपेटिक डक्ट, ठीक है। जो ऊपर की तरफ गया लेफ्ट साइड में, उसको बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जो राइट की तरफ गया, उसको बोलेंगे राइट हेपेटिक डक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ इधर जाता हुआ दिखाई दे, जो ये गॉल ब्लैडर की तरफ आया हुआ है। एक स्ट्रक्चर इधर गया था, उसको मैंने बता दिया। अब जो ये गॉल ब्लैडर की तरफ कॉमन बाइल डक्ट से गॉल ब्लैडर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर आया हुआ है, मैं यहाँ मिटा दूं ताकि स्पेस हो जाए, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर कॉमन बाइल डक्ट से जो गॉल ब्लैडर की तरफ जो स्ट्रक्चर आया हुआ है, उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। ये सारे ही टर्म्स अक्सर ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं, हर एक छोटी छोटी का पार्ट से या सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। आगे गया, इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट से जो डक्ट लेफ्ट साइड में मुड़ गई है, जो लेफ्ट साइड में ब्रांच चली गई, उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जो राइट साइड में ब्रांच चली गई, उसको बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट। जो कॉमन बाइल डक्ट से जो गॉल ब्लैडर की तरफ आई है, छोटा सा ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है जो डिवाइड हुआ, उसको बोलते हैं लोब। और ये लोब जो है वो लोब्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है, लोब्यूल। तो ये जो सेल्स के बने होते हैं, ये जो सेल्स होती हैं वो तो दूसरी होती हैं, ठीक है, वो हिपैटिक सेल्स होती हैं, हिपैटोसाइट्स भी बोलते हैं उसको। तो हिपैटिक सेल से पहले, यानी कि जैसे जिस तरह से सेल से टिश्यू बनते हैं, तो टिश्यू जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल आपको पता ही होगा, ऐसे कुछ ऐसे। बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में आपने बेंजीन पढ़ा होगा। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, यहाँ पे सर्कल होता है बेंजीन में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं लोब्यूल। तो इनका ये बेसिकली बना हुआ होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर से ऐसे कई सारी चीज़ें। ये जो आपको मैं लाइनिंग दिखा रहा हूँ, ये सारी सिनोसॉइड्स हैं। ये बात बीच में हमारी जो सेंटर वेन है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं सेल के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली ये लोब्यूल से ये लोब्स बने हुए होते हैं। अभी हमारा जो लीवर है वो लोब्यूल से मिल करके बना हुआ होता है, ठीक। माफ़ करिएगा, आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। एक्चुअली देखिए, लंबी की बात नहीं है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत लंबी नहीं बनाऊंगा। आज मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। कल का जो टॉपिक हमारा होगा, मतलब कि कल जो हम लेक्चर लेने वाले हैं, कल के जो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके लोब्यूल के बारे में, जो मैंने सेल बताई है, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, या इनको कैप्सूल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इसके सेल्स में किस तरह से अंदर जो सेल्स होती हैं, मतलब कि इस लोब्यूल के अंदर की जो सेल्स होती हैं, या कुफर सेल्स जो होती हैं, या किस तरह से बाइल जो का सिक्रेशन होता है, बाइल डक्ट कैसे जहाँ पे जाके जुड़ती है, कहाँ पे किस जगह पे बाइल की सेल्स कैसी होती हैं, या इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल के लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।